तो हेलो भाई लोग, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीमन डिवॉर का 6th पार्ट। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नोरस ने किसी को मारने का ऑर्डर दे दिया होता है। उसके आगे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, सभी फ्यूरी ट्राइब के लोग एंथ्रोमॉर्फ की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एलिक आ जाता है और उनके ठीक सामने खड़ा हो जाता है और उनके सामने एक बहुत बड़ा ही आइस वॉल क्रिएट कर देता है, जिससे फ्यूरी ट्राइब के लोग पैनिक होकर वहीं पे रुक जाते हैं। एलिक वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम लोग तो समय रहते ही रुक गए। वो जैसे ही जमीन पे लैंड करता है, उसके शॉक इफेक्ट से पूरा जमीन क्रैश हो जाता है, जिसे देख के फ्यूरी टाइप के बंदों की पूरी तरह फट जाती है। तभी एलिक उन सब के सामने आते हुए बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ पहले थोड़ा फन नहीं कर पाया, केवल उस भालू की वजह से। लेकिन सिचुएशन अब अलग है, चलो अब मिलके मजे करते हैं। तभी हम देखते हैं फ्यूरी ट्राइब के बंदों को, जो बोलते हैं कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया है, क्या उसने हमारे कैप्टन को मार दिया। तभी हम देखते हैं कि उन सभी फ्यूरी ट्राइब में से एक बकरा निकल के आता है और बोलता है कि इतना डरो मत, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जैसे कि ये हमारे कैप्टन को डिफीट कर पाए। ये जरूर भगोड़ा है और वहाँ से भाग कर आया है। हमें इसके बारे में बताया जाता है, जिसका नाम बार्सेन होता है, जो कि 20 स्क्वाड का एडजुटेंट होता है। हम इसे बकरा ही बोलेंगे। हम देखते हैं कि वो अपने ट्राइब के लोगों को ऑर्डर दे देता है उसे एल्रिक को मारने के लिए। हम देखते हैं कि फ्यूरी ट्राइब के लोग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो बकरा बोलता है कि हमें इस कावर्ड को मारना है और सिटी की तरफ आगे बढ़ना है। तभी हम देखते हैं एल्रिक को, जो कि अपना बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट यूज करने लगता है और जिससे कि एक बहुत बड़ा टाइगर क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर फ्यूरी ट्राइब के लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं और बोलते हैं ये तो टाइगर एनर्जी है। तभी हम देखते हैं एल्रिक को, जो बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो सभी टाइगर किंग की एनर्जी को देखकर पूरी तरह सहम चुके हैं। मेफिस्टो उससे हंसते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है क्योंकि टाइगर किंग बीस्ट आर्मी का एब्सोल्यूट रूलर हुआ करता था। और बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम इतने बड़ी संख्या में आए बीस्टमेंट से कैसे लड़ने वाले हो। एलिक बोलता है, जबकि बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट इतनी बड़ी संख्या से निपटने के लिए काफी है, तो हमें सोचने की क्या ही जरूरत है। हम देखते हैं कि वो अपना ब्रूटल फ्रीज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़्यादा एक आइस ऑरा वाला क्रिएट करता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा लोग फ्यूरी टाइप के लोग पूरी तरह फ्रीज होना चालू हो जाते हैं और बहुत सारे फ्यूरी टाइप के लोग मरने भी लगते हैं। एलिक धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देख के बाकी सभी फ्यूरी टाइप के लोग बहुत ही ज़्यादा डरे और सहमे हुए होते हैं। तभी एलिक अपना फिश बनाकर उसमें एनर्जी गैदर करते हुए उन सब पर अटैक कर देता है और बोलता है अपने फिश से फाइट करने का मजा ही कुछ और है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हरमन वाइल की तरफ, जहां हरमन वाइल उस मोटे भालू पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी बीमारी से अभी अभी उभरा हुआ हूँ, लेकिन मेरी बॉडी वैसे मूव नहीं कर रही है जैसा मैं चाहता हूँ। तभी भालू बोलता है, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। हरमन वाइल बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था जब मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए पुश कर रहा था। वो बोलते हैं कि मेरा दामाद, मेरा मतलब कि वो यंग मैन जिसकी वजह से मुझे अपना जीवन वापस मिला है और एक इनलाइटमेंट भी प्राप्त हुआ है, और मैं तुम्हें उस इनलाइटमेंट का रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा। तभी भालू हंसते हुए बोलता है कि फ्यूरी ट्राइब के वॉरियर्स कभी भी लड़ने से पीछे नहीं हटते। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाते हैं। हरमन वाइल बोलते हैं कि अब मेरे लायन क्लॉक के लिए केयरफुल हो जाओ। भालू बोलता है, आज ही मेरा घंटा क्लॉक, जैसा कि वो मेरे बॉडी पे इफेक्ट भी करेगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपने स्वord से एक दूसरे से क्लैश करना चालू कर देते हैं और उनका बीस्ट ऑरा भी एक दूसरे से फाइट करने लगता है, और उनकी लड़ाई की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉकवेव क्रिएट होता है, जिससे कि जमीन पूरी तरह सेटल हो जाता है। तभी हम देखते हैं उस भालू को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हम देखते हैं कि हरमन वाइल ने उसे अपने घुटनों पे ला दिया होता है। वो बोलते हैं कि सच में ये फाइट बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। वो भालू बोलता है, इंसान तुम सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो। वो भालू आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्लड वुल्फ किंग, मुझे माफ करिएगा, मैं आपके दिए गए मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। मुझे आशा है कि आपकी महान योजनाएं सफल होंगी। और वो ये बोलते बोलते अपने हाथ में एक सिग्नल बॉम्ब जैसा कुछ लिए होता है, जिससे कि देखकर हरमन वाइल बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं और बोलते हैं कि सेठ ये क्या कर रहा है, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तब तक उसने अपना वो सिग्नल बॉम्ब जला दिया होता है। हरमन वाइल तब तक उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अटैक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि वो सिग्नल बॉम्ब आसमान में जाकर पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। वो बोलते हैं कि सच में मैंने लेट कर दिया। हम देखते हैं कि एरिक भी उस सिग्नल बॉम्ब को देख लेता है और फ्यूरी टाइप के लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे कैप्टन मर चुके हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने हमें अपना लास्ट ऑर्डर दे दिया है, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिजर्क होने लगते हैं। वो ब्रिजर्क होकर बोलते हैं कि ब्लड वुल्फ किंग के लिए हम लोग अब मरने के लिए भी तैयार है, जिसे देख के एरिक बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका होता है। वो फ्यूरी टाइप के लोग एरिक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी एरिक अपना पियर्स मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे कि एक स्पाइक जैसे नीडल उन सभी फ्यूरी टाइप के लोगों को जाकर लगने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक गेंडे जैसे मॉन्स्टर को, जो कि
ठीक जाकर उस आइस वॉल पर अपने सिंग से अटैक करने लगता है, जिससे कि वो आइस वॉल तो पूरी तरह ब्रेक होना चालू हो जाता है और कुछ ही सेकंड में देखते देखते वो आइस वॉल पूरी तरह ब्रेक हो जाता है। तभी हम देखते हैं बकरे वाले मॉन्स्टर को, जो कि अपने आर्मी से आगे बढ़ने के लिए बोलता है और बोलता है कि हमारी ट्रूप्स पीछे और भी आ रहे हैं, हमें उनके लिए रास्ता बनाना होगा। वो बोलता है कि एंथ्रोमॉर्फ सिटी को पूरी तरह रौंद डालो, हमें टाइगर फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर देना है। तभी पूरे ट्राइब के लोग बोलते हैं कि हम पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे और सब कुछ हथिया लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर कोई भी ना बचे। तभी हम देखते हैं बकरा वाला कैप्टन अपने मन में सोचता है अंदर बैठे लोगों को सिग्नल भेजने का समय आ चुका है। एंथ्रोमॉर्फ के ऑफिशियल ने पहले ही फ्यूरी ट्राइब के इच्छाओं का पालन करने के निर्णय ले लिया था। भले ही वो ह्यूमन मेज हमारे रास्ते में आने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई का परिणाम पहले ही तय हो चुका है। तभी उनमें से कुछ लोग बोलते हैं वहाँ देखो कैसल के टॉप पर फ्लैग को लहरा दिया गया है। तभी हम देखते हैं कैसल की तरफ, जो कि एक खंबे में एक किसी बंदे का सर गड़ा हुआ होता है, जिसकी आइडेंटिटी हमें नहीं बताई गई होती है। तभी फ्यूरी ट्राइब के बोलते हैं कि यह हमारी विक्ट्री का सिग्नल है। तभी बकरा वाला मॉन्स्टर बोलता है रुको, आखिर वो क्या है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्पीयर्स में कई बंदों के सिर टंगे हुए होते हैं, जिसे देख के वो बकरा वाला मॉन्स्टर पूरी तरह घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी बाकी फ्यूरी टाइप के लोग देखते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये वो नहीं हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नोरस, जो कि कासल के टॉप पे खड़े होते हैं और बोलते हैं कि सभी कावर्ड को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। हम देखते हैं नोरस को, जो कि अपने फाइटर्स को ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं कि हीरो एंथ्रोमॉर्फ के हीरोस, इन सभी फ्यूरी टाइप के ट्रेटर्स को यहाँ से भागने का मौका मत देना। हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नोरस के फाइटर्स अपने बो एंड एरो का यूज करते हुए उन सभी पर अटैक कर देते हैं, जिसे देख के वो बकरा वाला मॉन्स्टर ही बोलता है कि लग गए घोड़े। हम देखते हैं कि वहाँ पर तीरों की बारिश होनी चालू हो जाती है, जिससे कि लगातार वो बंदे मरने लगते हैं, फ्यूरी टाइप के लोग मरने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एरिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइगर किंग भी आ चुका होता है और बोलता है कि सर एरिक, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर प्राइम मिनिस्टर हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। एरिक बोलता है हाँ अच्छा, वो मैंने उनसे एक डील किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें घटना से पहले का सीन दिखाया जाता है, वही लड़ाई वड़ाई से पहले का सीन। हमें एंथ्रोमॉर्फ के साइड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई बंदा बोलता है कि प्लीज मुझे वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट सेल कर दो। एलिक अपने मन में बोलता है प्राइम मिनिस्टर, सच में आप भी यहाँ पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ कुछ समय के लिए बाहर चलेंगे। तभी हम देखते हैं कि एलिक के पीछे टाइगर किंग भी आ रहा होता है, जो कि वो नोरस को देख लेता है और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। और ये पहले का ही सीन होता है जब हम देखते हैं कि टाइगर किंग एलिक से मिलने आया हुआ था बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट का डिमांड करने के लिए। तभी हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नोरस एरिक को फॉर्मर टाइगर किंग के स्टैचू के पास ले आया होता है। एरिक नोरस से बोलता है तो क्या आप मुझे यहाँ पर स्टोन स्टैचू दिखाने के लिए लाए हैं। एंथ्रोमॉर्फ उससे बोलते हैं कि हमारे इस एंथ्रोमॉर्फ के पैलेस में बहुत सारे हाइनाज हैं। यहाँ पर हाइनाज कहने का मतलब उनका धोखेबाजों से है। वो उससे एरिक से बोलते हैं कि प्लीज हमारे किंग को प्रोटेक्ट करिए, और वो उसके सामने झुकते हुए बोलते हैं कि मैं आपसे विनती करता हूँ। तभी एरिक मेफिस्टो से पूछता है, मेफिस्टो आखिर ये सडनली ऐसा एक्टिंग क्यों करने लगा, ऐसा इससे देखने से लग रहा था कि कभी भी टाइगर किंग को बिट्रे कर सकता है। मेफिस्टो बोलता है अरे बहन के पोकड़े, मेरे को कैसे मालूम होगा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ। प्राइम मिनिस्टर नोरस अपना बात पूरा करते हुए बोलता है कि मैं आपको कोई भी प्राइस देने के लिए प्रिपेयर हूँ। वो बोलते हैं कि मैं आपको अपना सभी एसेट हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ, जो कि मैंने आज तक अपने लाइफ में जुटा कर रखे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट का सेकंड पार्ट भी देने के लिए तैयार हूँ। एलिक चौंकते हुए बोलता है तो क्या सच में कोई और सीक्रेट टेक्निक है। नोरस बोलते हैं कि हाँ, हालांकि इसका केवल एक ही भाग बचा हुआ है, हमने पहले भाग और दूसरे भाग का अधिकांश हिस्सा खो दिया है। इधर एलिक अपने मन में सोचता है कि जो मैंने बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को रिस्टोर किया है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। अगर मैं उससे सीक्रेट टेक्निक को ऑब्टेन कर लेता हूँ तो मैं उसे कंप्लीट करने में एबल हो जाऊंगा। एलिक नोरस से पूछता है लेकिन आप मुझ पे इस बात के लिए इतना भरोसा क्यों कर रहे हो, वैसे भी मैं एक इंसान हूँ जिससे तुम सभी बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो। प्राइम मिनिस्टर नोरस बोलते हैं क्या तुम जानते हो तुम कि एकदम एग्जैक्टली अपने ग्रैंडफादर जैसे दिखते हो, उनके पास भी तुम्हारे जैसा एमरल्ड आइज और गोल्डन हेयर था, और जब हमने उस एमरल्ड आइज को देखा तो हमने उसे जेवल आई का नाम दिया। और इतना बोलते ही वो कोई मैकेनिज्म ट्रिगर करता है जिससे कि कोई दरवाजा खुल जाता है। वो उससे बोलते हैं कि जो कोई भी उस आइस को पोजेस करता है वो पूरी दुनिया में रोशनी बिखेरने का काम करता है। हम देखते हैं एनरिक को, जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंक चुका होता है और अपने मन में बोलता है कि आखिर इस वॉल्स में एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो गया। तभी एनरिक अपने सामने कुछ देख के पूरी तरह हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके सामने ठीक उसकी जैसे दिख रहे किसी इंसान की फ़ोटो लगी हुई होती है,
नोरस उससे बताते हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर की फ़ोटो है। उन्होंने भी ठीक वैसा ही नेकलेस पहना है जो कि तुम्हारे पास है। वो यहाँ पर अकेले आए थे और बिना किसी कंडीशन के हमारी मदद की थी। अगर तुम्हारे यहाँ ग्रैंडफादर ना आए होते तो ये टाइगर किंग और इसकी फैमिली और ये पूरी सिटी, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और जब हम लोग उनसे पूछा कि आखिर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, तो मालूम है तुम्हें उन्होंने क्या कहा? एरिक बोलता है कि हाँ, मेरे को बताइए। नोरस हंसते हुए उससे बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि हम दोनों एक फ्रेंड्स हैं। नोरस बोलते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आखिर हम दोनों फ्रेंड्स क्यों हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेलविंगर्स हमेशा से बीस्टमैन के फ्रेंड्स रहे हैं। एरिक उनको जवाब पे कुछ सोचने लगता है और नोरस बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में पहले से ही मालूम है। एरिक बोलता है हाँ, मैंने तो इसके रिकॉर्ड्स देखे हैं, लेकिन अभी भी वो कहीं होंगे। बट तभी नोरस उससे बोलते हैं कि हाँ, ये बात 300 साल पहले की है। हम लोग सरप्राइज होने के अलावा और उनकी कोई मदद नहीं कर पाए, क्योंकि वो यहाँ पर एक फ्रेंड के तौर पे हमारी मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा, नोरस के इतना बोलते सीन शिफ्ट होता है, हमें 300 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीस्टमैन ट्राइब के लोग एंथ्रोमोर्फ को छोड़ के भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से जल्द एंथ्रोमोर्फ को छोड़ के बाहर निकलो। हमें कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्री के ग्रैंडफादर और नोरस खड़े होते हैं। एल्री के ग्रैंडफादर नोरस से बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना इतना लेट आने के, जिसे सुनकर नोरस भी चौंक जाते हैं और एल्रिक से बोलते हैं कि उस मोमेंट को मैं कभी नहीं भुला सकता, जो कि मेरे हार्ट के अंदर एकदम इम्प्रिंट हो चुका है और उसे मैं अपनी पूरी लाइफ याद रखूंगा। तो फिर उनके जैसा दिखने वाला बंदा कोई हमारे पैलेस में आएगा तो आखिर मैं कैसे नहीं पहचानूंगा। एरिक भी उनकी बातें गौर से सुने जा रहा होता है। तभी नोरस बोलते हैं, जबकि मैं पूरी तरह वाकिफ था कि आखिर मेलविंगर की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन जब तक मुझे इसके बारे में पता चला तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे। वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा, उस समय मैं आपकी समय रहते मदद नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं एरिक जो कि उनके कंधे पे हाथ रख कर उन्हें दिलासा देते हुए बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, उस समय बीस्टमैन भी कोई अच्छे हालत में नहीं थे। नोरस बोलता है कि आपका शुक्रिया। तभी वो अपना मुट्ठी को जोर से बंद करते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा सेमलेस हूँ, जो कि आपसे दोबारा एक मदद की गुहार कर रहा हूँ। वो एरिक के सामने झुकते हुए बोलते हैं कि डिसेंडेंट ऑफ मेलविंगर, मैं आपसे दोबारा की मदद मांगने की गुहार कर रहा हूँ, आप हमारी एक बार और सहायता करें। तभी सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइगर किंग और एरिक खड़े होते हैं। एरिक किंग से बोल रहा होता है, जब प्राइम मिनिस्टर उस गद्दारों को जड़ से उखाड़ रहे थे तब मैं आपकी प्रोटेक्शन कर रहा था, और जो वहाँ पर खड़े ये इसी बात का रिजल्ट है। हमें दिखाया जाता है नोरस को जो कि एक वॉल के ऊपर खड़े होते हैं और वहाँ पे सभी गद्दार ऑफिशियल्स के सर हमें दिखाई देते हैं, जो कि भाले में गड़े होते हैं, जिसे देखकर टाइगर किंग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी हम देखते हैं सीएन वहाँ पे आता है और एलिक को बोलता है कि एलिक, ईस्टर्न जनरल ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। जिसे सुनकर टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट न्यूज है। तभी एलिक बोलता है तो फिर चलो हम सभी मिलकर इस वॉर को खत्म करते हैं। तभी हमें एक ब्लास्ट दिखाया जाता है जहाँ से बीस्टमैन लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर ब्लास्ट करने वाले कोई और नहीं, प्राइम मिनिस्टर नोरस और एरिक होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर नोरस अपने बीस्ट फॉर्म में होते हैं। एरिक नोरस से बोलता है कि सच में आपकी स्किल्स वाकई लाजवाब है। नोरस उससे बोलता है कि मैं भले ही बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरे दांत कभी बूढ़े नहीं हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि टाइगर किंग भी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नोरस और एरिक को चिल्लाते हुए आ जाता है। पता नहीं कहाँ से ये हर बार किसी के भी गोदी में आके कहीं पे भी आ जाता है। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग नीचे उतरता है, जिसे दोनों ग्रीट करने लगते हैं और वो दोनों के सामने से उनके आगे निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने ट्राइब के सामने आकर अपने लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को ऊपर उठाने लगता है और बहुत ही जोर से चिल्ला के बोलता है कि हम सभी जीत गए। इसे सुनकर सभी बिस्ट टाइप के लोग पूरी तरह खुश हो जाते हैं और टाइगर किंग के नारे लगाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग एलिक के पास आता है और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, एक किंग के तौर पे नहीं बल्कि एक फ्रेंड के तौर पे। सीन शिफ्ट होता है, हमें कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाइगर किंग अपने चेयर पे बैठा होता है और नोरस उसके सामने बैठा होता है। टाइगर किंग प्राइम मिनिस्टर नोरस से बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर नोरस, मुझे माफ करिएगा कि मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर नोरस उससे बोलते हैं कि नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैंने आपको एडवांस में इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। अब आप एक ग्रेट किंग बन चुके हैं और आपने एक ग्रेट फ्रेंड्स भी बनाए हैं। अब आप बिना मेरी सहायता के जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर नोयर, जो कि डिसलॉयल हो चुका था, आज अपने प्राइम मिनिस्टर के सीट से इस्तीफा दे रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि टाइगर किंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं अभी भी आपको चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहें और मेरी मदद करते रहें।
इधर नोरस भी अपने मन में रोते हुए बोलते हैं कि मैं भी हमेशा आपके साइड में खड़ा होना चाहता हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिर आप कैसे एंथ्रोमॉर्फ के पुराने ग्लोरी को वापस लाएंगे। मैं आपकी कामयाबी का हर वो एक पल देखना चाहता हूँ, लेकिन जब तक वो समय आएगा मैं इस दुनिया से पूरी तरह मिट चुका हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी अपने लिमिट पे पहुंच चुकी है और ये सबके लिए बेस्ट रहेगा कि मैं अपनी तकलीफ को मैं अपने तक ही रखूं, बिना किसी को पता किए हुए। हमें नोरस के गले पे उसी डीमन का सिल ग्लो होते हुए दिखाई दे रहा होता है और नोरस की तकलीफ इसी से रिलेटेड होती है। तभी हम देखते हैं कोई बोलता है कि आखिर आपने डीमंस के साथ काम करना क्यों चुना, जिसे सुनकर नोरस भी पूरी तरह चौंक जाते हैं। तभी टाइगर किंग बोलता है कि रेडिएंट स्टारड्यूक, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है डीमन से? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बॉडी जल्दी डीमंस द्वारा पोजेस कर ली जाएगी? तभी एल्रिक नोरस से बोलता है, तो क्या यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप किंग के रिक्वेस्ट का आंसर नहीं दे रहे हैं कि आप उनके साथ हमेशा लाइफ टाइम के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे? तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मेफिस्टो ने बोला था कि ये बंदा एक डीमन है। तभी एल्रिक भी बोलता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर डीमन है? मेफिस्टो बोलता है, हाँ, अगर सही से देखा जाए तो ये एक ऐसा डीमन है जिसके हर्ट के चारों तरफ कोइल्स लगे हुए हैं और इसके हर्ट के साथ उस कोइल का एसिमिलेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से वो जल्दी एक डीमन में बदल जाएगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं एल्रिक को जो कि नोरस से पूछता है कि आखिर तुम उस डीमन से कैसे मिले। नोरस उसे जवाब देते हुए बोलते हैं, जब हमारे प्रीवियस टाइगर किंग गुजर गए तब मुझे अपने एंथ्रोमॉर्फ के लिए कोई भी होप नहीं दिखाई दे रहा था। मैं स्ट्रेंथ को पाना चाहता था किसी भी कीमत पे, जिससे कि मैं एंथ्रोमॉर्फ को सेव करने के लिए कुछ कर सकूं। और तभी कोइंसिडेंटली मैंने एक डीमन ट्री को डिस्कवर किया, जिसे सुनकर मेफिस्टो भी चौंक जाता है। बोलता है, क्या डीमन ट्री? एलिक बोलता है, क्या ये वही डीमन ट्री है जो कि डीमंस को जन्म देता है? जितना कि मुझे मालूम है कि मेरी फैमिली ने बहुत पहले ये सभी डीमन ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी नोरस उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली ने ब्लैक स्नोफील्ड में एक को छोड़ दिया था। एरिक बोलता है उससे कि तब तो तुमने उस डीमन ट्री के फ्रूट को खा लिया होगा। नोरस उससे बोलते हैं कि हाँ, इस स्ट्रेंथ को पाने के लिए मैंने उस डीमन ट्री के सभी फ्रूट्स को खा लिया और उसे खाने के बाद मुझे डीमंस का पावरफुल स्ट्रेंथ प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरे हार्ट में कुछ ऐसा है जो कि मेरे लाइफ फोर्स को खाया जा रहा है और ग्रो होवे जा रहा है और जल्दी मेरा माइंड भी उसके द्वारा डिवावर कर लिया जाएगा और तब मैं एक पूरी तरह से डीमन बन जाऊंगा। और इसीलिए मैं इस जगह को मरने के लिए छोड़ के जाना चाहता था, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो ये डीमन मेरे साथ ही मर जाएगा। टाइगर किंग उससे बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? नोरस उससे बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, सॉरी योर हाइनेस, हमारे पास केवल अब यही रास्ता बच चुका है। तभी हम देखते हैं एल्रिक उससे बोलता है, अगर यहाँ पे कोई रास्ता हुआ तुम्हें क्योर करने का तो आखिर तुम क्या करना चाहोगे? टाइगर किंग बोलते हैं कि सर एल्रिक, क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हैं? मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, बस आप इन्हें क्योर कर दें। नोरस एल्रिक से बोलते हैं, अगर आप कुछ भी अननेसेसरी करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ इसके बारे में भूल जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती होती है तो हम लोग बहुत ही बड़े ट्रबल में फंस जाएंगे। तभी हम देखते हैं एल्रिक को जो कि मेफिस्टो से बोलता है, मेफिस्टो तुम इस बात पे श्योर हो ना? मेफिस्टो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं पूरी तरह श्योर हूँ, अगर तुम्हारा माना पे डेलिकेट कंट्रोल है तो तुम इसके सोल लिंक को कट कर सकते हो। एल्रिक अपने मन में वो सोचता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए सही समय चाहिए, लेकिन इसकी बॉडी तब तक पूरी तरह डीमन में बदल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता बच चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर अगस्टिन के तरफ देखता है और बोलता है कि मास्टर अगस्टिन, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? मास्टर अगस्टिन बोलते हैं, तो क्या ये तुम्हारा वही फेवर है जिसके बारे में तुमने मुझसे पहले बोला था? एल्रिक उनके सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि हाँ, ये एक ट्रीटमेंट मेथड है जिसके लिए केवल आप ही कैपेबल हैं। अगस्टिन उससे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना है? नोरस एल्रिक से बोलते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट मेथड मेरेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। एल्रिक उनसे बोलता है कि आपको इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय मेरे ग्रैंडफादर भी मेरे मास्टर के कोई भी मैच नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर अगस्टिन अपना मैजिक यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर प्राइम मिनिस्टर नोरस भी पूरी तरह चौंक चुके होते हैं। एल्रिक अगस्टिन से बोलता है कि मास्टर अगस्टिन, अगर आप इसके सोल लिंक को काट देते हैं तो मैं उसके बाद का सब कुछ संभाल लूंगा। अगस्टिन उससे बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो लेकिन इसके लिए तुम थोड़ा केयरफुल रहना। वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक कास्ट करना चालू कर देता है, जिसे देखकर नोरस भी पूरी तरह घबरा चुके होते हैं और वो किसी और ही स्पेस में पहुंच चुके होते हैं और बोलते हैं, ये तो वाइट नाइट है। वो अपने मन में बोलते हैं, तो क्या सच में ये किसी सिंगल पर्सन का पावर है? और भाइयों में बता दूं कि मैं रोड के साइड, मतलब मेरे रोड के साइड पे घर है, तो थोड़ा आवाज़ आती रहेगी, थोड़ा मैनेज कर लेना भाई लोग। तभी हम देखते हैं कि नोरस कुछ देख कर पूरी तरह चौंक चुके होते हैं। हम देखते हैं मास्टर अगस्टिन को जो कि अपना हाथ नोरस की तरफ बढ़ा रहे होते हैं और वो दिखने में बहुत ही बड़े दिखाई दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कि मास्टर अगस्टिन अपने हाथ से नोरस को पकड़ लेते हैं
बट नॉट फिजिकली, ये सोल अटैक था उनका। हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर मास्टर अगस्टिन ने उस डीमन को उनके बॉडी से बाहर निकाल लिया होता है। हम देखते हैं उस डीमन को जो कि बाहर निकल के बोलता है कि मैं बहुत ही नज़दीक था इसकी बॉडी को पोजेस करने में, आखिर तुम सबकी इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसी हुई। तभी हम देखते हैं एल्रिक को जो कि उसका गला पकड़ लेता और बोलता है कि सच में ये कितना नॉइजी डीमन है, और वो अपना एब्जॉर्ब मैजिक कास्ट करने लगता है जिससे कि वो डीमन उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है। हम देखते हैं कि उसका यूसील एक्टिवेट हो जाता है और हंसते हुए बोलता है कि सच में मुझे बहुत समय बाद इतना डिलीशियस डिमोनिक एनर्जी खाने को मिला है। एल्रिक उससे बोलता है कि तुम आज जितना जी चाहे उतना खाओ, लेकिन इसके सील को छोड़ देना। यू का सील एल्रिक को शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि एल्रिक के हाथ पे उसका यू का सील पूरी तरह इवॉल्व होना चालू हो जाता है। एल्रिक बताता है कि मेरा यू सील फेरोसिटी से मेलिफिसेंट में इवॉल्व हो चुका है। तभी हम देखते हैं एल्रिक को जो कि किसी और ही प्लेस पे पहुंच चुका होता है, और मैं बता दूंगी कि ये मेफिस्टो का कॉन्शियसनेस है। हम देखते हैं कि मेफिस्टो जो कि एक शैडो टाइप में दिखाई दे रहा होता है, और एल्रिक बोलता है कि आखिर क्या हुआ। हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि लाशों के ढेर पे खड़ा होता है, जिसे देख के बोलता है ये तो मेफिस्टो है। हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि बोलता है कि सभी मिस्ट्रीज और इस इरेशनैलिटीज मेरे से ही ओरिजिनेट होती है, और बड़े ही स्वेग के साथ बोलता है कि मैं हूँ मेफिस्टो फीलस ऑफ ओरिजिनल सीन। एल्रिक मेफिस्टो की तरफ देख के बोलता है तो क्या मैं अभी मेफिस्टो की मेमोरी में हूँ? पर मैंने तो हमेशा की तरह केवल डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि एक बहुत बड़े वॉर फील्ड में खड़ा होता है जिसके आस सभी जगह पे डीमंस भरे हुए होते हैं, और वो मेफिस्टो केवल अकेला होता है। हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि अपने स्वॉर्ड जैसे दिख रहे वेपन को लेकर उन डीमंस की तरफ आगे बढ़ जाता है उन्हें मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने वेपन से उन सब पे अटैक कर देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है, जिससे कि बहुत सारे डीमंस एक ही बार में मारे जा रहे होते हैं। हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा बैडेस लग रहा होता है, और लगातार वो सभी डीमंस को मारे जा रहा होता है। वो उन सबसे बोलता है तो क्या तुम लोग को लगता है कि तुम मुझे अपने इस लेवल से मार सकते हो? हम इधर एल्रिक को देखते हैं जो बोलता है कि मैं तो इसके बारे में भूल चुका था, क्योंकि मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। वो मेरे चारों तरफ एक भटकती हुई आत्मा की तरफ इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन मेफिस्टो ये है उसका असली रूप, सबसे ग्रेट और नोबल डीमन। हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि बहुत ही ज्यादा धांसू लग रहा होता है, उसके हाथ में एक डीमन का सर होता है। एरिक अपने चेस्ट पे हाथ रख के बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मैं मेफिस्टो के इमोशन को फील कर सकता हूँ। हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि उनके लाशों पर खड़े होकर जोरों जोरों से हंस रहा होता है। एरिक मेफिस्टो के इमोशन को फील करते हुए बोलता है कि मैं ऐसा लगता है कि मेफिस्टो भी ऐसे सारे सीन को देखना नहीं चाहता, और सिंपली देखा जाए तो वो केवल एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इसका फेट है एक डीमन के तौर पे पैदा होने का। हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में बहुत ही बड़ा दहाड़ लगाता है। हम देखते हैं एरिक मेफिस्टो को देखते हुए बोलता है कि एक पाप है जिसका पाप करना सांस लेने जितना स्वाभाविक है, और इसी वजह से ये एक अकेला डीमन किंग है जिसे ओरिजिनल सीन के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए अपने असली फॉर्म को रिवील करता है, जो कि बहुत ही देखने में बैडेस लग रहा होता है, जिसे एरिक देख कर पूरी तरह चौंक चुका होता है और बोलता है तो ये है मेफिस्टो की असली अपीयरेंस। तभी हम देखते हैं वहाँ पर दो आंखें आ जाती हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम क्या देख रहे हो, जैसा कि हमें मालूम है कि ये मेफिस्टो की आंखें होंगी। तभी हम देखते हैं कि एरिक उसके मेमोरी से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके हैंड पे अभी भी कुछ इम्प्रिंट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं अब उसके सामने की तरफ जहाँ पर नोरस अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा होता है। तभी अगस्टिन एरिक से बोलते हैं तो एरिक क्या तुम्हें अभी ठीक महसूस हो रहा है? हम देखते हैं एरिक को जो कि मेफिस्टो के मेमोरी को देख के अभी भी शॉक हुआ होता है, और पीछे खड़े उसके सभी मेंबर्स भी चिंता कर रहे होते हैं। एरिक बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एरिक अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि अभी रियल टाइम में उतना ज्यादा कुछ समय नहीं गुजरा, और वो बोलता है ऐसा लगता है कि मेफिस्टो ने भी मेरी मेमोरीज को देखा जैसा कि मैंने उसके मेमोरीज को देखा। तभी हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि उसके पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही डरावना लुक दे रहा होता है, और जो मेफिस्टो पीछे होता है ये केवल एरिक की इमेजिनेशन ही होती है। और वो बोलता है कि आखिर सच में ऐसा हुआ क्यों? एरिक बोलता है कि ये यूंगलिंग डीमन जिसे मैंने एग्जर्ट किया था प्राइम मिनिस्टर नोरस से, वो मेरे यू सील में एब्जॉर्ब हो चुका है। हमें पता चलता है कि उस सील का नाम यूंगलिंग है। एरिक बोलता है और अचानक से मुझे मेफिस्टो के सील के अंदर खींच लिया गया। तभी मेफिस्टो एरिक से बोलता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अब तुम्हारी आत्मा मेरे से जुड़ चुकी है। हम देखते हैं कि मेफिस्टो एरिक के मन की बातें भी सुन लेता है। तभी एरिक बोलता है कि क्या तुम मेरे मन की बातें भी सुन सकते हो? मैंने तो कुछ भी जोर से नहीं बोला। मेफिस्टो एरिक से बोलता है कि मैं भी अभी काफी हैरान हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा स्पिरिचुअल फॉर्म में होने के बावजूद भी मेरा एक इंसान के साथ एक लिंक हो चुका है। एरिक उससे बोलता है तो क्या तुम्हें भी नहीं पता क्या कि ये सब क्या चल रहा है? मेफिस्टो उससे बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, बस मैं ये गेस कर सकता हूँ कि तुमने जो अभी सील एब्जॉर्ब की थी वो मेरे सील के रैंक से बहुत ही ज्यादा लो थी, जो कि मेरे अंडर आती होगी। एरिक बोलता है कि एक लो रैंकिंग सील जो कि तुम्हारे अंडर आती है, सच में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि
आखिर वो एक वुल्फ जैसा क्यों दिख रहा था, लेकिन आखिर तुमने शुरू में इसे क्यों नहीं पहचाना। तभी मेफिस्टो बड़े गुस्से में एरिक से बोलता है, क्या मैंने तुमसे नहीं बोला था कि मैं सभी डीमंस के ऊपर पैदा हुआ था, तो इसलिए मुझे सभी लो रैंक्स के डीमंस के बारे में कुछ नहीं पता। तभी एरिक उसे टीच करते हुए बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारे साथ खेलना ना चाहता हो। इधर मेफिस्टो भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था, बोलता है कि तुम लिटिल रास्कल। तभी एरिक उससे बोलता है, आखिर तुमने मेरे मेमोरीज में क्या देखा, क्या तुमने कुछ ह्यूमिलेटिंग चीज देखा। एरिक का क्वेश्चन सुन के मेफिस्टो भी उससे अपना सर मोड़ देता है। एरिक अपना मुंह बना लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नोरस को जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि नोरस एरिक का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे शुक्रिया बोलने लगते हैं। आपको अभी भी इस समय अपनी देखभाल पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आप ठीक हो सके। नोरस बोलते हैं कि अच्छा मैं समझ गया, अब मैं अपने आप पर और भी ज्यादा ध्यान दूंगा ताकि मैं अपने किंग को बड़ा होता देख सकूं। इधर हम देखते हैं एरिक जो कि अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरा पुरस्कार पाने का समय आ चुका है। हालांकि तभी हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि उससे बोलता है, तुम तो अभी बहुत ही ज़्यादा राइटियस होने का एक्ट कर रहे हो, लेकिन तुम अंदर से बहुत ही बड़े मेटेरियलिस्टिक पर्सन हो। मेटेरियलिस्टिक का मतलब जो कि कीमती चीज़ों को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे हो। तभी एरिक अपने मन में बोलता है मेफिस्टो से कि देखो तुम्हें जो समझना है वो समझो, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। तभी इस बात से मेफिस्टो गुस्सा करते हुए बोलता है कि प्लीज़ तुम ये दूसरे का दिमाग परवर्ट इंसान जैसे पढ़ना बंद किया करो, और ऐसा नहीं है कि मैं भी इसे चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग एक अपने हाथ में एक बॉक्स को लेकर एरिक के पास आ जाता है और उसको अपना बॉक्स उसे देते हुए बोलता है कि जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, इस बॉक्स में हमारे फॉर्मर किंग द्वारा छोड़ा गया ट्रेजर मैप है और कुछ मटेरियल जिससे कि आप बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और ये सभी सामान हमारे पुराने किंग से बिलोंग करती है। हम देखते हैं कि एरिक उस बॉक्स को ओपन करता है। तभी टाइगर किंग उससे बोलता है एक क्लोथ को हटाने को। हम देखते हैं कि एरिक उस क्लोथ को हटाता है और क्लोथ हटाते हुए उसे कुछ हर्ब्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या ये इश्क का सबसे रेयर हर्ब नहीं है, आखिर इतना प्रीसियस चीज तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तभी टाइगर किंग उससे बोलता है कि हमारे बीस्टमैन के लेजेंड्स में मेंशन किया गया है कि जब पूरी दुनिया क्राइसिस से गुजर रही होगी तब एक हीरो किंग आएगा जिसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को सीखा होगा और वही हमें लीड करेगा, और जब विंटर आएगा जो कि सभी के दिलों तक को जमा के रख देगा, तब वो हीरो आएगा और पूरी दुनिया को विंटर से आज़ाद करेगा और स्प्रिंग में लाएगा। और वो एरिक से बोलता है कि मुझे बिलीव कि जो मेंशन किया गया हीरो किंग के बारे में हमारे लेजेंड्स में, वो हीरो किंग तुम ही हो। तभी एरिक टाइगर किंग के मुंह से विंटर का नाम सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और कुछ बोलने लगता है अपने उसी आइस क्रिस्टल को पकड़कर जिसे ओटोहन ने उसे दी हुई थी। तभी वो ओटोहन की मेमोरी को याद करता है जिसमें उन्होंने बोला होता है कि जाओ और विंटर को कंप्लीट करो। एरिक अपने मन में बोलता है कि जो इनके प्रोफेसी में इफेक्ट अपीयर हुआ है वो केवल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मेरे ग्रैंडफादर का यहाँ आना भी मेरी फैमिली द्वारा प्लान किया गया होगा। तभी टाइगर किंग उससे बोलता है तो आप इसीलिए हमारे इस इंपीरियल एलिक्सर को डिजर्व करते हैं। तभी एरिक उससे बोलता है कि अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी टाइगर किंग उससे बोलता है तो अब ठीक है, मैं आपको अब टेंपल ऑफ फ्लावर के लिए गाइड करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो सभी एंथ्रोमॉर्फ को छोड़कर अपने कैरेज में निकल चुके होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्यूरी टाइप के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूगो किसी के सामने झुका होता है और वो बोलता है कि ब्लड वुल्फ किंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा। हम देखते हैं कि ब्लड वुल्फ किंग बहुत ही गुस्से में होता है और उसको मार डालता है और बोलता है कि चूंकि तुम फेल हो चुके हो तो अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। एक बार फिर से मैं अपना पूंछ उन मैनीविंगर की वजह से नहीं ले पाया। तभी वो अपने गार्ड से पूछता है तो आखिर अब वो कहाँ जा रहे हैं। तभी वो गार्ड आके बोलता है कि वो अभी टेंपल ऑफ फ्लावर की तरफ जा रहे हैं। वुल्फ किंग बोलता है टेंपल ऑफ फ्लावर, ये तो वही सेम पाथ है जिसपे मेरे एंसेस्टर चले थे, तो फिर जाओ सबको जला दो उस टेंपल ऑफ फ्लावर के साथ साथ। ऐसा बोलते हुए वो अपना उनको ऑर्डर देने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एरिक का कैरेज जो कि ब्लैक स्नोफील्ड में आ चुका होता है। हमें कैरेज का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं और ये भाई डोरेमोन के स्पेस पॉकेट जैसा दिख रहा होता है, बहुत ही ज्यादा स्पेस है इसके कैरेज में। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग जो कि बीस्ट किंग के टाइगर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन व्हाइट टाइगर उसके बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, जिससे कि बीस्ट टाइगर किंग पूरी तरह गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कितना इम्प्रूडेंस है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसोबे करने की, मैं एक टाइगर किंग हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं और ये देखने में बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा होता है, जिससे सीन देख के हंस भी रहा होता है। तभी उसकी नजर एरिक की तरफ जाती है। तभी वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ एरिक और
हरमन वाइल्ड और उसकी बेटी खड़े होते हैं, जहाँ वो सोचता है कि आखिर वो सभी अब तक क्या बातें कर रहे होंगे। हम देखते हैं हरमन वाइल्ड को जो कि एरिक से बोल रहे थे कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है स्वॉर्डमैनशिप सीखने का। एरिक बोलता है क्या स्वॉर्डमैनशिप? हरमन, तुम बहुत ही आसानी से मार्शल आर्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो और बहुत ही आसानी से उसको इम्प्रूव कर लेते हो और उसमें खामियां निकाल लेते हो, और सच में ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। एरिक भी उनकी बातों को सुनने लगता है और कुछ सोचने लगता है। तभी हरमन वाइल्ड बोलते हैं मुझे लगता है कि अगर तुम बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट के साथ साथ स्वॉर्डमैनशिप का भी यूज करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, और ये आखिर कैसा होगा कि तुम मेरे से सीखो। तभी हम देखते हैं अगस्टिन वहाँ पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे, थोड़ा ठहर जाओ। हम देखते हैं कि वो गुस्से में अपना एनर्जी इधर उधर फैलाने लगते हैं। हम देखते हैं कि हरमन वाइल्ड के नाइट्स बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। तभी उन्हें बीस्ट किंग आके रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें आराम से यहीं पे रुकना चाहिए, वरना अगर तुम लोग अपना एक कदम आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। और ये बात उन्होंने बहुत ही डरावने अंदाज में बोली होती है। तभी बीस्ट किंग बोलते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, वो अगस्टिन से बोलते हैं। तभी अगस्टिन बोलते हैं कि बाहर बहुत ही ज्यादा हार्श विंड चल रही है, तो ये लाशों को दफनाने में बहुत ही आसानी होगी। हम देखते हैं टाइगर किंग को जो कि बहुत ही डरा सहमा हेज के पास बैठा होता है। तभी हरमन वाइल्ड अगस्टिन से बोलते हैं कि प्लीज रुक जाइए, यहाँ पे चिल्ड्रंस भी हैं। वो दोनों चुप हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। तभी हरमन वाइल्ड अगस्टिन से बोलते हैं कि मेरा प्रपोजल आपके स्टूडेंट को आपसे छुड़ाने का नहीं था। क्योंकि एरिक नॉर्मल मैजिशियन से पूरी डिफरेंट तरीके से फाइट करता है, तो मैंने सोचा कि ये मुझसे मार्शल आर्ट सीख के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। अगस्टिन उससे बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग बात लग रही है, लेकिन और वो थोड़ा अपना ऑरा इधर उधर फैलाते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो ट्रिक प्ले कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेंस माहौल हो जाता है। हरमन वाइल्ड अगस्टिन को टोंट मारते हुए बोलते हैं कि मैंने सुना है कि लोग जितने बूढ़े हो जाते हैं वो थोड़े कमजोर होते जाते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं आपके स्टूडेंट को छुड़ा लूंगा। तभी हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ कार्ल अपने कैरेज से बैठा होता है, बहुत ही शांति होती है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि कैरेज से निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि उसमें से हरमन वाइल्ड और अगस्टिन निकले होते हैं। हम देखते हैं कि अगस्टिन अपना मैजिक कास्ट करते हुए बोलते हैं कि तुम ब्रेड स्टूपिड बच्चे, मैं तुम्हें अपने प्यारे किटी के तौर पे टेम करूंगा, और एक बहुत बड़ा मैजिक का हाथ क्रिएट करके हरमन वाइल्ड की तरफ अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं हरमन वाइल्ड को जो कि बोलते हैं अच्छा तो फिर चलो देखते हैं। हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड में एनर्जी गैदर करने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, और वो अपने स्वॉर्ड से उनके अटैक को टैकल करना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं बीस्ट किंग को जो कि हरमन वाइल्ड के नाइश की तरफ आ गए होते हैं और बोलते हैं कि तो तुम सभी ब्लू ईगल्स हो, है ना, ऐसा लगता है कि तुम्हें भी टेमिंग की जरूरत है। और वो अपने टाइगर बैठे हुए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि तीनों नाइट्स बीस्ट किंग पे अटैक करते हुए बोलते हैं कि बीस्ट को हंट करना हमारी स्पेशलिटी है। हम देखते हैं इधर कार्ल को जो कि अपने कैरेज पे आराम से बैठा होता है, और एरिक और मेफिस्टो भी ठीक वहीं पे होते हैं। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है कि एरिक से कि मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर वो तुम्हारे लिए इतना क्यों फाइट कर रहे हैं। हम इधर एरिक को देखते हैं जो कि चने के झाड़ पे चढ़ जाता है और बोलता है कि मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती, ये मेरे को ही बहुत ही ज्यादा थका देता है। मेफिस्टो से बोलता है तो तुम फिर से फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन यूज करने लगे। एरिक बोलता है कि हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है किसी के माइंड को डायरेक्ट पढ़ना। हम उधर की आवाज सुनते हैं कि जहाँ अगस्टिन बोलते हैं कि एरिक मेरा स्टूडेंट है, उसे लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। मेफिस्टो एरिक से बोलता है तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही लड़ने दोगे, दो बुड्ढों को लड़ते हुए देखना ये बहुत ही ज्यादा घिनौना लगता है। हम देखते हैं कि हरमन वाइल्ड अगस्टिन से बोलते हैं कि तुम पहले ही बहुत ही ज्यादा बुढ़े हो चुके हो और किसी भी समय मर सकते हो, तो लेकिन फिर भी तुम इतना लालची बन रहे हो। तभी हम देखते हैं एरिक को जो कि अपना प्रेशर मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे कि सभी लोग रुक जाते हैं, और एरिक बोलता है प्लीज आप सभी लोग रुक जाइए, और बोलता है कि मैं स्वॉर्डमैन सीखूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कैरेज का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बैठे होते हैं। तभी अगस्टिन एरिक से बोलते हैं कि आखिर क्यों, अभी बहुत सारी चीजें जो कि तुम्हें हमसे अभी सीखनी है। बिस्टिंग बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास अभी और भी ज्यादा ग्रेट स्किल्स है मिराज आई के अलावा जो कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तभी एरिक उनसे बोलता है ऐसा इसलिए कि क्योंकि मैं स्ट्रांग होना चाहता हूँ। वो बोलता है कि मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मेरा फाउंडेशन मार्शल आर्ट में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो पाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट को कितना ही प्रैक्टिस कर लूँ। डीमंस पहले ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, अगर मैं मार्शल आर्ट को सीख लेता हूँ तो ये वॉर में हमारे दुश्मनों के अगेंस्ट में और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा, और जिससे कि मेरे विक्ट्री के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपने मैजिशियन को रोल को पूरी तरह भूल जाऊंगा, मार्शल आर्ट एक जरिया बनेगा मेरे मैजिक को सपोर्ट करने के लिए। तभी हरमन वाइल्ड बोलते हैं कि मेरा भी एरिक को मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में लाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, मैं सिंपली उसकी मदद करना चाहता हूँ। तभी एरिक
अगस्टिन और विस्टिंग से बोलते हैं कि मैं मार्शल आर्ट नहीं सीखूंगा अगर आप दोनों राजी नहीं होते हैं तो, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तभी अगस्टिन उससे बोलते हैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि तुम हमारे स्टूडेंट होने से पहले मेलविंगर फैमिली के पेट्रियार्क हो। तभी विस्टिंग बोलते हैं कि हाँ, उससे फाइटिंग करने के दौरान मुझे पता चला कि आखिर अभी कितना चीज है जो कि सीखी जा सकती है। तभी एलिक उनसे बोलता है कि ठीक है, आपका शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। तभी अगस्टिन हरमन वाइल से बोलते हैं कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। हरमन वाइल उससे हंसते हुए बोलते हैं कि मैं अपना दिलो जान लगा के उसे सिखाऊंगा, और थोड़ा क्रीपी से स्माइल देते हुए बोलते हैं कि बूढ़े इंसान, ऐसा लगता है कि मैं जीत गया। तभी अगस्टिन गुस्सा करते हुए बोलते हैं अपने मन में कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं सुधरे, मैं तुम्हें केवल आखिरी बार जीतने दे रहा हूँ। तभी हमें दिखाते हैं एरिक को जो कि अपने मन में सोचता है कि हालांकि मैं अपने टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरे पास दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ब्लू लॉयन कॉन्टिनेंट के सबसे टॉप मोस्ट स्वॉर्ड मास्टर है और मैं उनसे उनकी सारी स्किल को सक कर लूँगा। तभी हमें दिखाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ एरिक बड़ी ही परेशानी में होता और अपने घुटनों पे आकर वॉमिट कर रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी मारा जाऊंगा। तभी हरमन वाइल उसके पास आते हैं और बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा स्टेमिना इतना ज्यादा वीक है। तभी एरिक उनसे बोलता है क्या ये कोई सेंस भी बनाता है मेरे लिए एक वुडन स्वॉर्ड को 10,000 टाइम स्विंग करना, वो भी बिना किसी माना को यूज किए हुए। तभी हरमन वाइल उसे टोंट मारते हुए बोलते हैं कि ये तो कुछ ऐसा है जो कि हमारे फैमिली के छोटे बच्चे भी जब अपने कदमों पे खड़े हो जाते हैं तो ऐसा कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि संत बनते हुए एरिक से बोलता है कि एरिक, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर मैं जब इस दुनिया में अपने फिजिकल फॉर्म में आऊँगा तब मैं ब्लू लॉयन की बहुत ही ज़्यादा मदद करूँगा, और जब मैं अपने थ्रोन को लूँगा तब मैं अपने थ्रोन के एंड साइड में उसको बैठाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि इस बात से चिढ़ते हुए एरिक अपना ड्रैगन स्पीच कास्ट कर देता है और उससे डांस करने के लिए बोल देता है। हम देखते हैं मेफिस्टो को जिसकी हुलिया पूरी तरह चेंज हो चुकी होती है और वो लगातार डांस करना स्टार्ट कर देता है। तभी मेफिस्टो उसे चिल्लाते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड कहीं के, जल्दी से ये करना बंद करो। एरिक बोलता है कि अब आया मजा। हम देखते हैं कि उनका कैरेज वहीं पे आकर रुक जाता है। कार्ल एरिक के पास आके बोलता है कि सर एरिक, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तभी एरिक अपने कैरेज से बाहर निकलता है और अपने सामने कुछ देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। हम देखते हैं कि उसके सामने एक गेट जैसा कुछ दिखाई देता है। एरिक बोलता है तो क्या ये है टेम्पल ऑफ फ्लावर? टैगिंग एरिक से बोलता है कि ये अभी क्लोज है ईस्टर्न जनरल की वजह से, मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया और वो जल्दी यहाँ पर आते होंगे, हम जो कि हमारे लिए डोर को ओपन करेंगे। तभी मेफिस्टो एरिक से बोलता है जैसा कि उन्होंने मेंशन किया था फ्लावर रेफ टेम्पल, तो मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ था, लेकिन ये वही है और अब ये अभी भी यहाँ पर है। तभी एरिक उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी मेफिस्टो एरिक से बोलता है कि ये दुनिया तब बनी थी जब ये अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला था, ये एक आर्क की तरह है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसके आर्क कहने का क्या मतलब है, हमें आगे जाके मालूम चल जाएगा। ह्यूमन ड्रैगन्स और जायंट्स ये ग्रेट डीमन गॉड के आर्मी से बहुत ही डरा करते थे, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते थे। और हाँ, ऑफ कोर्स मेलविंगर्स ने उस आर्मी को रोक दिया। तभी हम देखते हैं एरिक को जो कि अपने नेकलेस पे हाथ रख के सोचता है कि ड्रैगन, जायंट्स और डीमन गॉड्स, ये जो मेफिस्टो ने अभी डिस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र किया है, आखिर ये एकदम सेम वैसा ही क्यों है जैसा कि मैंने अपने सपने में देखा था। तभी वहाँ पे हलचल होने लगती है। हम देखते हैं कि वो टेम्पल ऑफ फ्लावर का गेट खुलने लगता है। टाइगर किंग बोलता है कि एरिक उधर की तरफ देखो, दरवाजा खुल रहा है। हम देखते हैं टेम्पल ऑफ फ्लावर के गेट से बहुत ही ज़्यादा लाइट एमिट हो रहा होता है। मेफिस्टो और एरिक दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि बहुत ही ज़्यादा इविल स्माइल देता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ फैमिलियर फेसेस देखने को मिल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस गेट से एक लड़की निकल के आती है और बोलती है कि मैं हूँ इस गेट की लैंड स्केपर जो कि इस गेट को मैनेज करती है, और मेरा नाम फनाना डिमकाना है। हाँ भाई, इसका नेम बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। वो बोलती है कि आप सभी मुझे लैंड स्केपर कह के भी बुला सकते हैं। वो बोलती है चूंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो आप सभी अंदर आ जाइए। सिर्फ हम देखते हैं कि सभी लोग गेट के अंदर एंटर कर चुके होते हैं और वो अपने सामने देखते हैं कि हर तरफ ग्राउंड पे फ्लावर बिखरा हुआ होता है और पहाड़ सब दिखाई दे रहा होता है। हाँ भाई, मैं डिटेल्स को थोड़ा बारीकी तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ तो तुम लोग मैनेज कर लेना। लैंड स्केपर बोलती है कि जब विंटर आता है तो हमारा टेम्पल आराम करता है, इस सीजन में हम लोग विजिटर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन टाइगर किंग का शुक्रिया जो कि हमारे बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं और जिनकी वजह से हम लोग आपको अंदर आने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना बेस्ट देंगे मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। और हाँ, प्लीज़ थोड़ा शांति से पेश आइए क्योंकि हमारी गॉड अभी हाइबरनेशन में है। हम देखते हैं कि एरिक इधर उधर ढूंढ रहा होता है कुछ और ह्यूमंस बोल रहा होता है।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फेरी टाइप की एक लड़की आ जाती है। वो बोलती है कि वाह, इतने सारे इंसान, 40 साल गुजर गया किसी इंसान को देखे हुए, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी एलिक उसको देखता है, बोलता है क्या फेरी? तभी लैंडिस्केपर बोलती है कि ये है डाफो, जो कि डाफोडिल्स की गॉड है। एलिक अपने मन में बोलता है क्या ये फेरी ही नहीं बल्कि ये गॉड भी है? तभी वो फेरी हेज को देखते हुए बोलती है कि प्रीटी लेडी, तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी हो। तभी हेज भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, आप भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी वो फेरी अगस्टिन की तरफ जाती है और बोलती है ये एक मॉन्स्टर है, ये एक बुढ़ा घुसट मॉन्स्टर है। अगस्टिन बोलते हैं जा देखो तो ये बोल भी कौन रहा है, जिसकी उम्र हजारों सालों से ज्यादा है, वो मुझे बुढ़ा बोल रही है। तभी हम देखते हैं कि वो इजाबेल की तरफ पहुंच जाती है और बोलती है ओह, वन साइडेड लव, लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। इजाबेल बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो एलिक की तरफ पहुंचती है। एलिक उसको देख के अपने मन में बोल रहा होता है कि ये कितनी नॉइजी गॉड है। तभी हम देखते हैं फेरी को, जो कि अपना नाक बंद कर लेती है और वो मेफिस्टो की तरफ फिंगर करते हुए बोलती है कि ये सड़े हुए फूल की तरह महक रहा है। तभी मेफिस्टो भी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारी तरफ देखा जाए तो तुम इतनी अगली दिखती हो जैसे कि एक पम्पकिन फ्लावर। इधर एलिक भी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मेफिस्टो को देख सकती है। तभी वो फेरी मेफिस्टो पे गुस्सा करते हुए कि बोलती है कि मैं डैफोडिल हूँ, मैं अगली नहीं हूँ। उस लेडी ने बोला कि मैं बहुत ही ज्यादा प्रीटी हूँ। तभी मेफिस्टो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए अच्छा बोल देता तो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होगा? क्या तुम सच में कोई गॉड भी हो? एरिक अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो मेफिस्टो को देख सकती है। तभी हरमन वाइल बोलते हैं कि आखिर गॉड ऑफ डैफोडिल ऐसे एक्ट क्यों कर रही है? अगस्टिन बोलता है ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे कुछ है। एलिक अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो मेफिस्टो के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा लेंगे। तभी हम देखते हैं लैंडस्केपर को, जो कि बात को कवर अप करने के लिए डैफोडिल्स का मजाक उड़ाते हुए बोलती है डैफोडिल्स के पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए वो अपने में बड़बड़ाई जा रही है। हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर पीछे बहुत सभी कोई सैड हो जाता है, बोलते हैं सच में ये कितनी दुख की बात है। और उनकी बात सुनकर इधर एलिक भी सुकून की सांस लेता है। तभी डैफोडिल्स लैंडस्केपर के पास आती है और बोलती है कि बुरी लैंडस्केपर, मैं अकेली नहीं हूँ। तभी लैंडस्केपर एलिक से बोलती है कि तुम्हारा क्या बिजनेस था हमारे टेंपल ऑफ फ्लावर को विजिट करने का? तभी एलिक बोलता है कि अच्छा वो। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ जैकेट में डालते हुए वो उस आइस क्रिस्टल को निकाल लेता है और बोलता है कि ये इसलिए कि मैं इस चीज को गॉड ऑफ कैमिलिया को देना चाहता हूँ। एरिक कासल के अंदर आ जाता है और मेफिस्टो से बोलता है कि मुझे लगता है कि फ्लावर ऑफ टेंपल ने ईस्टर्न जनरल की वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज को सफ़र किया है। मैं इमेजिन कर रहा था कि ये कुछ पैराडाइज जैसा होगा, जैसा कि हमारे फेरी टेल्स में मेंशन किया गया है। तभी मेफिस्टो बोलता है उससे कि ये एक आर्क की तरह प्रिपेयर किया गया था, जो कि डीमन गॉड के अटैक से बचने के लिए था। मुझे भरोसा नहीं होता रहा कि ये केवल विंटर की वजह से हो सकता है। तभी एलिक उससे बोलता है कि आखिर वो ईस्टर्न जनरल इतना पागल क्यों था? तभी मेफिस्टो से बोलता है जैसा कि विश्वमिन में मेंशन किया था, ये कुछ रैंडम चेंजेस हो सकती है या फिर कोई अरेंजमेंट हो सकती है जो कि तुम्हारी फैमिली द्वारा छोड़ी गई हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ समय से तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब केवल एक ही मोमेंट के लिए प्रिपेयर किया गया था? ये ठीक वैसा अरेंजमेंट लग रहा है जैसा कि नॉर्थ में तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया गया था। हम देखते हैं कि एलिक भी उसकी बातें सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तो वैसा है जैसे कि मैंने फर्स्ट अरेंजमेंट में फेस किया था। तभी हम देखते हैं कि डोर को खोल दिया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी फेरी गॉड बैठी होती हैं। वो सभी एक एक करके एलिक से पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए। तभी एलिक बोलता है कि मेरा नाम एलिक मेलविंगर है, जिसे सुनकर वो सभी चौंक जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्या मेलविंगर, क्या तुम सूडॉन मेलविंगर के ग्रैंडसन हो? वो हमारा दोस्त था। तभी एलिक उनसे बोलता है क्या मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर आ चुके हैं? तभी एक फेरी गॉड बोलती है कि हाँ, वो यहाँ पर आ चुके हैं। तभी दूसरी बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए? तभी हम देखते हैं एलिक को, जो कि अपना आइस क्रिस्टल बाहर निकालते हुए बोलता है कि ऐसा इसलिए कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि इस आइस क्रिस्टल को वहाँ देने के लिए जहाँ गॉडेस ऑफ कैमिलिया है। तभी वो सभी एलिक की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती हैं और बोलती हैं कि हाँ, उसके बारे में। तभी हम देखते हैं कि एलिक और वो सारी फेरी गॉड्स कुछ कॉफिन की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ एक फेरी गॉड बोलती है कि वो पूरी तरह सूख चुकी है। तभी एलिक उनसे बोलता है तो क्या ये ईस्टर्न जनरल की वजह से है? तभी फेरी गॉड बोलती है कि नहीं, ऐसा इसलिए कि विंटर बहुत ही ज्यादा लंबी है और स्प्रिंग आ नहीं रहा है, इसलिए सभी सूख चुके हैं। सभी विंटर फ्लावर्स गहरी नींद में जा चुके हैं और आगे जाकर ऐसा ही हालत हमारा भी होगा। तो हम देखते हैं कि एलिक वहाँ पर बैठ जाता है और अपने हाथ उस कॉफिन पे रख देता है और बोलता है कि अगर मैं अपने आइस क्रिस्टल को गॉड ऑफ कैमिलिया को नहीं दे पाऊंगा तो मेरा सेकंड अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं होगा, और जब ये स्टार्ट नहीं होगा तो मैं अपने फैमिली को दोबारा रिबिल्ड नहीं कर पाऊंगा। तभी मेफिस्टो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया आखिर ये किस तरीके के गॉड हैं जो कि केवल विंटर की वजह से सूख चुके हैं। ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। तभी एक फेरी गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि डीमन किंग शांत हो जाओ, हम तुम्हें अपने फ्रेंड की वजह से यहाँ आने दे रहे हैं क्योंकि हम भी तुम्हारा
शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। मेफिस्टो उसकी बात पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि मेरे कंपेयर में तुम लोग कुछ भी नहीं हो, आखिर तुम लोग की बोलने की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। सभी फेरीज उसे बोलते हैं कि तुम बूमर हो, तुम बूमर हो, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा होता है। तभी एरिक अपने माइंड में कुछ सोचता है और बोलता है वेट, क्या वो ठंड की वजह से सूख चुके हैं? वे अभी के लिए सूख चुके हैं, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है और ना ही उन्हें किल किया गया है। तभी हम देखते हैं कि वो उस कॉफिन का ढक्कन निकाल देता है। हम देखते हैं कि उसको कॉफिन के अंदर सीट दिखाई देता है। हम देखते हैं कि वो अपने आइस क्रिस्टल को सीट के बगल में रख देता है और बोलता है कि शायद ये काम कर जाए। हम देखते हैं कि वो अपना एब्जॉर्ब मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे कि उस सीट में से कुछ ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो सीट पूरी तरह क्रैक होना चालू हो जाता है। तभी उसमें से कुछ प्लांट जैसा निकलने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ से एक लेडी टाइप की निकल के आती है और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था मेलविंगर, आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए। तभी एरिक को उससे बोलता है कि मेरा नाम एरिक मेलविंगर और मैं सूडॉन मेलविंगर का ग्रैंडसन हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर आपने किस तरीके का प्रॉमिस मेरे ग्रैंडफादर से किया था? तभी हम देखते हैं सभी फेरी गॉड्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, बोलते हैं कि अरे हाँ, ये तो कैमिलिया है, ये तो कैमिलिया है। हम देखते हैं कि वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और बोलती हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, क्या तुमने अच्छी नींद ली? हम देखते हैं कि वो उनकी बातों से चिड़चिड़ाने लगती है और बोलती है कि एक सेकंड रुको और शांत हो जाओ तुम सभी। मैं अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन के बीच में हूँ, तो प्लीज़ शांत हो जाओ तुम सभी। आखिर तुम सभी हमेशा इतने नॉइजी क्यों होते हो? हम देखते हैं कि वो सभी फेरी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी हम देखते हैं एरिक को, जो कि अपने मन में सोचता है गॉड ऑफ कैमिलिया, अगर इन सबसे कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा उन सबसे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। तभी हम देखते हैं मेफिस्टो को, जो कि टॉन्ट मारते हुए कैमिलिया से बोलता है अरे वाह, जा देखो तो कौन है, आखिर तुम्हारा वो एरोगेंस वाला एटीट्यूड कहाँ चला गया? तभी कैमिलिया भी उससे बोलती है कि बहुत ज़्यादा समय गुजर गया, लेकिन तुम्हारा ये अगली फेस वैसा कि वैसा ही है। कैमिलिया बोलती है कि तुम्हारी बॉडी केवल देखने के लायक थी, लेकिन अब तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। तभी मेफिस्टो उस पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं एक ग्रेट किंग हूँ। कैमिलिया बोलती है कि आज ही घंटा मेरा ग्रेट किंग, तुम्हारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो कि तुम्हें ग्रेट किंग की तरह रिकॉग्नाइज कर सके, और तुम अपने आप को उनमें से एक कहते हो। तभी वो एरिक की तरफ देखती है और बोलती है बाय द वे, तुमने अपना नाम एरिक बताया, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है। एरिक उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि आपका शुक्रिया। तभी कैमिलिया बोलती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे जगाया? एरिक उन्हें जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे एक डिमोनिक एनर्जी फील हुआ उस सीट से जिसमें आप सो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपने सील और आइस क्रिस्टल का यूज करते हुए दो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ तो शायद मैं आपको जगाने में कामयाब हो जाऊँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सक्सेस था। कैमिलिया बोलती है कि सच में तुम अपने लुक्स की तरह ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तभी एरिक बोलता है कि आपका शुक्रिया। तभी कैमिलिया उससे बोलती है क्या कोई चांस है तुम्हारा मेरे से शादी करने का? ये सुनकर एरिक पूरी तरह जम जाता है। तभी मेफिस्टो उसे टोंट मारते हुए बोलता है जा देखो फिर से चालू हो गई, जहाँ इसको अच्छा बंदा दिखा नहीं वहाँ अपना लाइन मारना चालू हो जाती है। कैमिलिया बोलती है कि और तुम्हारा क्या, तुम्हारा भी तो वही सेम हालत है जैसा कि तुम पहले बहुत ही ज्यादा एरोगेंस से भरे हुए होते थे, और हाँ, मैं तुम्हारे जैसे अगली डीमन किंग से बात नहीं करना चाहती, तो तुम इसे दूर ही रहो। तभी वो एरिक से बोलती है क्या कि तुम क्या सोच रहे हो, ये एक ऐसी ऑनरेबल अपॉर्चुनिटीज है तो कि जो कि दोबारा लौट के वापस नहीं आती। एरिक अपने मन में बोलता है कि जैसा कि मैं इसकी बातों का रिप्लाई करने वाला हूँ, आखिर ये किस तरीके का नॉनसेंस है, लेकिन फिर भी मैं एक गॉड के सामने ऐसे बिहेव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी अरेंजमेंट का एक पार्ट है, सेल्फिश बंदा। तभी एरिक बहुत ही नरमी से उससे बोलता है कि आपका शुक्रिया आपके प्रपोजल के, लेकिन मैं रेकलेसली किसी से भी मैरिज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो बोलती है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ऐसा फील किए मुझे बहुत ही समय हो चुका है। वो बोलती है कि चलो अब छोड़ो ये छोटी मोटी बातें, तुम जानना चाहते हो क्या कि वो कौन सी प्रॉमिस थी जो कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर से की थी? तभी एरिक बोलता है कि हाँ। वो बोलती है कि उन्होंने बोला था कि उनके ग्रैंडफादर एक दिन यहाँ पर आएंगे, और हाँ, मैं बता दूं यहाँ पे कोई मैंने ट्रांसलेशन में गलती नहीं की है, यहाँ पे यही लिखा था ग्रैंडफादर के ही बारे में। तभी एरिक भी अपने मन में बोलता है कि ग्रैंडफादर, आखिर वो इसके बारे में कैसे जानते थे? तभी कैमिलिया एरिक से बोलती है कि एरिक मेलविंगर, सूडोन मेलविंगर के ग्रैंडसन, क्या आप लंबे समय से चली आ रही सर्दी को चुरा लेंगे? हाँ भैया, यही ट्रांसलेशन है, और स्प्रिंग को फिर से यहाँ पे लाएंगे। हम देखते हैं एनरी को, जो कि अपने हाथ में आइस फिशर पकड़े हुए होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं विंटर नाम जैसे मशहूर चीज को चुरा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे ये बोला था कि मैं ये आपको दे दूँ और आपसे ये बोलूँ कि मैं यहाँ पर विंटर को कंप्लीट करने आया हूँ। हम देखते हैं एलिक, जो कि अपना आइस क्रिस्टल कैमिलिया की तरफ आगे कर देता है। तभी कैमिलिया उससे बोलती है कि ओटवान, ये उसी परेशानी खड़ा करने वाले बंदे की सलाह होगी। वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम सीधी रेखा में चल रहा है, जैसे कि सब कुछ कनेक्टेड हो। तभी वो अपना कुछ मैजिक कास्ट करने लगती है और बोलती है कि अब तैयार हो जाओ, अब तुम जाने वाले हो उस जगह पे और ये सीखोगे कि आखिर तुम विंटर को कैसे दूर कर सकते हो। तभी हम देखते हैं एलिक को, जो कि उसकी आंख खुलती है एक बहुत बड़े ग्राउंड पे, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए होते हैं। एलिक अपने आंखें खोलता है और एरिक अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है कि ये बहुत समय हो गया जबकि मैंने ऐसा फील किया था, तो फिर ये है टेम्पल ऑफ फ्लावर।
और ये कुछ वैसा है जैसा कि मैंने इमेजिन किया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हल्की सी आवाज़ चलती है, जिस सेंसेशन से एरिक भी थोड़ा बहुत चौंक जाता है और देखते ही वो पूरा टेम्पल ऑफ फ्लावर ब्लैक स्नो फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एरिक बोलता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ? ये तो ब्लैक स्नो फील्ड है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी को जो कि बोलता है कि ये तुम्हारा सेकंड अरेंजमेंट का ट्रेनिंग ग्राउंड है। तभी एरिक बोलता है क्या ये वो हो सकते हैं? तभी हमें दिखाया जाता है एक जाना पहचाना फेस जो कि ओटोहन होते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, बहुत समय हुआ तुम्हें देखे। जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब से तुम बहुत ही ज़्यादा लंबे हो चुके हो। और वो उसके हाथों की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सील ऑफ क्रुएल्टी ने अपनी जगह पा ली है। तभी एरिक उनसे बोलता है कि आखिर आप यहाँ पर कैसे हैं? ओटोहन उससे हंसते हुए बोलते हैं कि जब तक तुम विंटर को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा और तुम्हें परेशान करता रहूंगा। तभी एरिक अपना फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि लगता है अब मेरे फिर से लगने वाले हैं। ओटोहन उससे बोलते हैं ऑलराइट, चूंकि यहाँ पास ज्यादा समय नहीं है तो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उधर की तरफ देखो, ये एक ऐसा प्लेस है जिसे लैंड ऑफ ब्लेसिंग कहा जाता था, जहाँ पर सभी तरीके के लाइफ पैदा हुआ करते थे। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तब यहाँ पर मौत का कहर बरसा। तभी वो अपने सामने की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत बड़ा टोर्नेडो दिखाई दे रहा होता है। एरिक बोलता है कि ईस्टर्न जनरल। ओटोहन बोलते हैं कि यहाँ ये वही चीज है जिसे डीमन गॉड भी गुजरते समय पीछे छोड़ गया। पास्ट का एक रेमिनेट, या फिर तुम्हें इसे एक श्राप भी कह सकते हो। तो फिर मेरे डिसेंडेंट, अब तुम्हें सीखना है कि आखिर तुम कैसे ईस्टर्न जनरल को सॉलो करोगे। एरिक उनकी बातें सुनकर चौंक जाता है और बोलता है क्या मुझे इतने बड़े डिजास्टर को सॉलो करना है? क्या मैं ये कर भी सकता हूँ? और वो अपने मन में सोचता है लेकिन मैं अगर इसे सॉलो कर लेता हूँ तब मुझे इमेंस अमाउंट में पावर हासिल हो जाएगा। और उस ये बात बोलकर वो स्माइल करने लगता है और वो बोलता है कि जितना मैं अभी स्ट्रॉन्गर हूँ मैं उससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। तभी वो ओटोहन से बोलता है तो क्या मुझे ईस्टर्न जनरल को अपने सील ऑफ क्रुएल्टी में डालना है जैसा कि मैंने फर्स्ट अरेंजमेंट पे किया था? ओटोहन बोलते हैं कि हाँ। एरिक अपने मन में सोचा चूंकि मेरा ये सेकंड अरेंजमेंट है तो मेरा अपोनेंट स्नो माउंटेन किंग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तभी एरिक एनर्जेटिक फील होते हुए बोलता है कि तो मैं अब रेडी हूँ, तो क्या मुझे वैसे ही फाइट करना है जैसे कि मैंने स्नो माउंटेन किंग के साथ किया था? तभी हम देखते हैं ओटोहन को जो कि अपने हाथ में एक सीट पकड़े हुए होते हैं और वो एरिक को देते हैं, बोलते हैं कि इसे पकड़ो। एरिक अपने मन में बोलता है ये तो सीड ऑफ कैमिलिया है, आखिर मुझे इसके साथ क्या करना है? तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें इससे 100 दिनों के अंदर अंदर एक ट्री को ग्रो करना है और जब उस ट्री से एक फ्लावर निकलेगा तब तुम्हारा अरेंजमेंट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तभी एरिक फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है क्या क्या मेरे को यहाँ पर एक पेड़ उगाना है? एरिक अपने हाथ में उस सीड को पकड़े हुए बोलता है कि पहली बात तो ये है कि आखिर मैं इस बंजर जमीन पे कैसे इस सीड को ग्रो करूंगा, और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये ईस्टर्न जनरल से कैसे रिलेटेड है। तभी हम देखते हैं ओटोहन को जो कि वो हंसते हुए बोलते हैं कि समय आते हैं तुम्हें इसके बारे में भी पता चल जाएगा। एरिक अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि हाँ ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फिर से वैसे ही हो रहे हैं जैसा कि पहले मेरे साथ हो चुकी है, जिसका कोई भी सेंस नहीं है। तभी एरिक अपने मन में बोलता है थोड़ा मुझे क्लियर समझने के लिए क्या मुझे उससे मार डालना पड़ेगा? आखिर मैं इस छोटे से इन्फॉर्मेशन को लेकर करूँ तो करूँ क्या? तभी ओटोहन बोलता है कि चिंता मत करो और वो अपना फिंगर फ्लिक करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट गाइड असाइन करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपना एक मैजिक सर्कल कास्ट करते हैं जिसमें से गॉडेस कैमेलिया बाहर निकल के आती है और वो निकलते ही बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोल रखा है कि तुम मुझे जगाया मत करो। एरिक बोलता है क्या गॉडेस कैमेलिया? तभी हम देखते हैं कैमेलिया थड़की सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि हैंडसम चाइल्ड, आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो? एरिक अपने मन में बोलता है कि इनका अपीयरेंस ठीक गॉडेस कैमेलिया की तरह है लेकिन इनका प्रेजेंस कुछ अलग ही है। लेकिन अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये एक ह्यूमंगस ट्री के जैसे दिख रही होते हैं। हम देखते हैं कि कैमेलिया का है जो कि एक ट्री के जैसा होता है। एरिक बोलता है कि एक ऐसा ह्यूमंगस ट्री जो कि पूरी स्काई को कवर कर सकता है, तो क्या गॉड ऐसे दिखते हैं? तभी ओटोहन कैमेलिया से बोलता है कि मुझे इंट्रोड्यूस करने दो, ये मेरा डिसेंडेंट है। कैमेलिया बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा पीटी है कि तुम एक मेलविंगर हो, लेकिन अगर इस बात को साइड में रखा जाए तो तुम देखने में बहुत ज्यादा ही हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे? तभी एरिक बोलता है कि हालांकि इसकी पर्सनैलिटी उसी के जैसे है और घबराने लगता है। तभी कैमेलिया को कुछ फील होता है और बोलती है कि अच्छा तो ऐसा है, तुमने पहले ही मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। एरिक अपने मन में बोलता है क्या ये कैमेलिया से कनेक्टेड है जो कि अरेंजमेंट के बाहर है? वो बोलते हैं कि चलो इसे छोड़ो, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है कैमेलिया ट्री को ग्रो करना, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे कर सकते हो? एरिक बोलता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। कैमेलिया उससे बोलती है मैं तुम्हारे केवल साइड में रहूंगी और तुम्हें केवल एडवाइस दूंगी और ट्री को ग्रो करना केवल तुम्हारे ऊपर है। एरिक अपने हाथ में सीट रखे हुए बोलता है कि ये मेरे लिए काफी होगा। तभी हम देखते हैं ओटोहन को जो कि हंसते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं एक हाथ में प्लेट स्लेट लेते हुए और बोलते हैं कि मेरे डिसेंडेंट ये लो। हम देखते हैं कि उस प्लेट पे कुछ फिगर बना हुआ होता है। वो बोलते हैं कि ये एक मैसेंजर के जैसा है जिससे कि तुम ट्री के रियल एस्टेट के बारे में पता कर सकते हो और तुम्हें इसके दूसरे यूजेस के बारे में जल्दी पता लग जाएगा। और इतना बोलते हुए वो अपना मैजिक कास्ट करते हैं और बोलते हैं एरिक से कि मुझे होप है कि तुम इसमें सक्सीड करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों किसी और ही प्लेस पे आ चुके होते हैं
कैमेलिया एलिक को बताती है डीमन गॉड का कर्ज, जिसे फ्रोजन लैंड भी कहा जाता है, वो पहले 400 साल पहले आया था। मैं तुम्हें कुछ इंग्रेडिएंट्स और आइटम्स के बारे में बताऊंगी जिसे तुम यूज कर सकते हो। एलिक अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हूँ कि बाहर का एनवायरनमेंट अभी के एनवायरनमेंट से अलग होगा या नहीं, बेटर होगा या नहीं। और वो कैमेलिया से पूछते हुए बोलता है कि आखिर मुझे अब पहले करना क्या है। वो बोलती है कि तुम्हें पहले एक ऐसी जगह को ढूंढना है जहाँ पे तुम इस सीड को प्लांट कर सको, और वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से स्प्राउट कर सके। एलिक अपने मन में बोलता है कि मुझे आश्चर्य है क्या पूरे स्नोफील्ड की खोज करने की तुलना में इस लैंड को प्यूरिफाई करना अधिक तेज होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अचानक से बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एलिक पे अटैक कर देता है। कैमेलिया उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर का भी ध्यान रखना होगा। हम देखते हैं कि आप वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। हम देखते हैं कि एलिक अपना आइस स्पाइक वाला मैजिक कास्ट करके उन सब पे अटैक कर देता है, जिससे कि वो सभी बर्ड्स बर्फ में जम जाते हैं। हम देखते हैं कि वो उस बर्ड को जो कि बर्फ में जमे होते हैं उन्हें तोड़ देता है, जिससे वो सभी मर जाते हैं। हम देखते हैं कि यू का सील एक्टिवेट हो जाता है और आकर सभी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एलिक बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये प्लेस मेरे लिए एक बफेट की तरह साबित होगा। कैमेलिया बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, जैसा कि एक मेलविंगर से उम्मीद की जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस जगह को खोज सकते हो इस बड़े वाइड स्नोफील्ड में? एलिक अपने मन में सोचता है कि छोटे पेड़ों वाला एक सूखा इलाका जहाँ पर पानी होना आवश्यक है। तभी एलिक कैमेलिया से बोलता है, कैमेलिया अगर हम 400 साल पहले पास्ट में है तो जरूर एंथ्रोपोमॉर्फ भी आसपास ही होगा। कैमेलिया बोलते हैं कि ओ ऐसा लगता है कि तुम्हें एंथ्रोपोमॉर्फ याद है। मुझे लगता है कि वो इस समय अपने सिटी का कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, लेकिन वो जगह जिसे तुम जानते हो वो पूरी तरह अलग हो सकता है। और हाँ, आखिर तुम एंथ्रोपोमॉर्फ का पता कैसे लगाओगे? एलिक बोलता है कि वेल ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उड़ते हुए एक नदी की तरफ आ चुके होते हैं। एलिक बोलता है कि आमतौर पर ऊंची घाटियां या पहाड़ियों में 400 साल के दौरान कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ होगा। अगर मैं अपने एक ऐसे प्लेस को सेंटर के तौर पे यूज करता हूँ तो मुझे अनुमान लगाने में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। तभी एलिक अपने सामने देखता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स और डीमन ट्री होते हैं। एलिक बोलता है कि हाँ मैंने ढूंढ लिया। कैमेलिया बोलती है ऐसा लगता है कि तुमने सच में बहुत ही ज्यादा एंथ्रोपोमॉर्फ में अटेंशन पे किया था, जिसके बारे में तुम उसके लोकेशन के बारे में अंदाजा लग गया। सच में ये तुम्हारा एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन था। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में मैजिक गदर करते हुए बोलता है कि ऑलराइट अब समय आ चुका है एक लैंड को प्रिपेयर करने का। तभी हम देखते हैं एलिक अपना मैजिक कास्ट कर देता है, जिसे कैमेलिया भी ध्यान से देख रही होती है। एलिक बोलता है कि ये जगह काफ़ी होगा एक ट्री को प्लांट करने के लिए, है ना? कैमेलिया बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी होगा। हम देखते हैं कि एलिक ने अपने आसपास एक आइस से कवर ग्राउंड बना लिया होता है जो कि चारों तरफ से आइस से घिरे हुआ होता है और उसके ऊपर एक बैरियर बना दिया होता है। एलिक बोलता है कि यहाँ का सोल क्वालिटी अच्छा है और यहाँ पर मॉन्स्टर भी बड़ी मुश्किल से आ पाएंगे। तभी कैमेलिया अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे पता है कि आखिर ये मेलविंगर है, लेकिन एक इंसान का इतने अच्छे तरीके से ड्रैगन स्पीच का यूज करना ये सच में वाकई काबिल तारीफ है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या इसके साथ? और वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी सा स्माइल दे रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसका मैजिक जेड साइन करने लगता है, जिससे कि ओटोहन ने उसे दी होती है कि ट्री का स्टेटस देखने के लिए। एलिक बोलता है कि इस साइनिंग स्टोन टैबलेट को देखने से ऐसा लगता है कि मैं सक्सीड हो गया। तभी वो अपने जेब से उस स्टोन को निकालते हुए देखता है और देख के चौंक जाता है और बोलता है क्या मैं फेल हो चुका हूँ? हम देखते हैं कि उस स्टोन पे लिखा होता है कि आपने अपने मिशन को फेल कर दिया है, आपको आपके पहले दिन में वापस भेजा जा रहा है। हम देखते हैं कि वहाँ पे ओटोहन का मैजिक फिर से रीस्टार्ट हो जाता है और वो फिर से पहले दिन में आ जाता है। एलिक बोलता है कि हाँ मैं फिर से पहले दिन में वापस आ गया। कैमेलिया बोलती है सच में ये उसी परवर्टेड ओल्डमैन ओटोहन का काम है। एलिक बोलता है कि फर्स्ट अरेंजमेंट के दौरान मैं जब भी मर जाता था तो मैं शुरू से शुरुआत करता था, और यहाँ जब मैं मिशन में फेल हो जा रहा हूँ तब यहाँ शुरू से शुरुआत करना पड़ रहा है। कैमेलिया उसके पास आती है और बोलती है मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पे कुछ भूल रहे हो। एलिक उससे बोलता है तो क्या तुम्हें मालूम है क्या कि ये सब क्यों हो रहा है? कैमेलिया उससे बोलती है चूंकि ये स्नोफील्ड ब्लैक स्नोफील्ड है तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है जिससे कि तुम्हारा तरीका काम नहीं करेगा। और वो एलिक से बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया है, तो मैं अब यहाँ से जा रहे हूँ सोने के लिए और मैं बाहर जाकर कुछ देर तक इधर उधर घूमूंगी। तभी हम देखते हैं एलिक को जो कि घबराते हुए बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो? कैमेलिया बोलती है कि मैं एक सेफ प्लेस पे जा रही हूँ, अपने मिशन पे फोकस करो जब तक मैं नहीं आ जाती। एलिक उससे बोलता है रुको तो, जाने से पहले मुझे कुछ और हिंट्स देती जाओ। हम देखते हैं कि कैमेलिया वहाँ से दूर हो चुकी होती है। एलिक बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे खुद से ही उस रीजन को फाइंड आउट करना पड़ा है जिस रीजन से मैंने अपने मिशन को फेल किया था। तभी हम देखते हैं कि वो एक क्लिफ पे लेटा होता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैंने मिस क्या किया, मैं अब अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे अब फोकस करना होगा। तभी हम देखते हैं एलिक जो कि अपना आंख बंद करके अपना मैजिक स्प्रेड करना चालू कर देता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि ऐसा वहाँ पे कुछ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का ग्राउंड हिलने लगता है
तभी हम देखते हैं कि एलिक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, एक लंबा जंप मारता है। हम देखते हैं कि ज़मीन से एक बहुत बड़ा कीड़े जैसा कुछ निकलता है जिसका नाम डेथ वर्म है। ये इतने ज़्यादा बड़े होते हैं जिससे कि एक बड़े साइज के मॉन्स्टर को ये आराम से निकल लेते हैं और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में से एक आते हैं। यहाँ तक कि 3 और 4 सर्कल के मैच को भी इससे फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर बाई चांस आप इससे बचने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको वहाँ से भागना होगा। और इसके इतना बोलते हैं हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, मैं इस पे 100 लाइक्स और 40 कमेंट्स का एम रख रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसे कंप्लीट कर देना, क्योंकि ये उतना भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और आप लोग ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।